इंग्लिश की बुक थी हमारी 6th की, पहली बार मैंने वर्ड पढ़ा गुर्जर आर शेपर्ड्स। उस टाइम गुजर का इतना पता नहीं था, मगर ये तो पता था कि हाँ भाई हम गुर्जर हैं। तो एक मन में थोड़ी एक ये आ गई भावना कि यार हम तो ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ बच्चे भी बोलते थे, फिर बोल रहे बुरे शेपर्ड्स होते हो तुम, तो जो साथ के जो क्लासमेट्स थे। फिर नेक्स्ट जो 7th क्लास की बता रहा हूँ, उसमें आया गुर्जर प्रतिहारा। तो दीपक ने बोला बोले भाई हम गुर्जर हैं। तो बर्फ से कौन खड़े हो गए, बोले क्या ये अब भी सर्वाइव करते हैं, ये लोग हैं अब भी क्या। उससे बोला भी नहीं जाता, नीचे का जबड़ा टूटा हुआ था, नाक टूटी हुई थी। तो पता उसका पहला रिएक्शन, मतलब पहले शब्द क्या थे उसके, उसने बोला भैया जो काम शुरू किया वो रुकना नहीं चाहिए। उस दिन मुझे ये हुआ, मैंने यार ये तो जिंदगी मौत से लड़ रहा है ये। दीपक ने ढूंढ करके चीज़ें सारी ये रिसर्च करके सारी इसने निकाली है, इसमें मेरा 1% भी योगदान नहीं है। जो है हमारे पास आज प्रमाण साक्ष्य, ये सारे दीपक गुर्जर जो है उसके दिए हुए। गुर्जर और गुर्जर थे ये, तब इन्होंने उसका नाम दिया गुर्जरात्रा। अच्छा, मतलब गुर्जरों द्वारा रक्षित सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का था। सबसे ज्यादा शाखाएं नहीं गया, अणा जितने भी हैं, अधाना, खटाना, हरसाना, बढ़ाना। तो मुगल्स के टाइम पे चीजें चेंज हो गई थी। गौरी के अटैक के बाद जब पृथ्वीराज आखिरी शासक था गुर्जरों का, गुर्जरों की वजह से गुजरात का नाम पड़ा। गुर्जरों की वजह से गुजरात का नाम पड़ा। मेरी नॉलेज क्या है, तो गुजरात सरकार की वेबसाइट खुद बोल रही है। तो शिवाजी को भी गुर्जर बता दिया जाता है। नहीं, शिवाजी गुर्जर नहीं थे, ये तो खामोगी शिवाजी की नेवी के चीफ सिद्धोजी गुर्जर। और जो इसके थे आर्मी के चीफ थे वो प्रताप राव गुर्जर थे। और एक ऐसी जाति रहती है बिल्कुल जो निडर निर्भीक है, वो ये लिखता है टॉड। शत्रु विनाशक है, कोई कहता है ज्ञान की संपदा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? जो बता रहे हैं उनसे बोलो ना जी भाई, जो बता रहे हैं जिन पे कोई साक्ष्य है इस चीज के। हिंदू जो गुर्जर थे तो वो मुस्लिम गुर्जर में कब कन्वर्ट हुए? औरंगजेब के टाइम पे, किस टाइम पे ज्यादा हुए? पहले सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुई है हमारी, सबसे पहले जो हुई है वो जब पृथ्वीराज चौहान हार गया ना 1192 में, उस टाइम में बहुत कन्वर्जन सबसे ज्यादा उस टाइम में हुई। तो पृथ्वीराज चौहान भी क्या गुर्जर थे? हाँ, पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज विजय पढ़ो। कहते हैं कि भाई राधा भी गुर्जरी थी। चावड़ा जो थे आज चावड़ी है या छाबड़ा है, क्या है? कृष्ण भगवान द्वारका गए, गुर्जर भी उनके साथ में चले गए और आज गुजरात में है। ये केस है ही नहीं कि भाई वो गुर्जर थे या राजपूत थे, उसमें ऊपर कुछ है ही नहीं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पे है केस वो। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आप देख रहे हैं कि कब ये सोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? भाई साहब विवाद गुर्जर थोड़ी कर रहे हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ उन्हीं के ऊपर वो कहावत है। हाँ, उन्हीं के ऊपर। कोई उसे भोज परमार से कनेक्ट कर देते हैं, भोज परमार से नहीं, मीर भोज से हो। वो कहते हैं कि गुर्जर चिन्ह है वो। कुजुल कर्फिसिस राजा हुआ है कुषाण वंश का, उसके सिक्के पर है ये निशानी। वहां से लिया, उसमें मॉडिफाई करके इन्होंने अलग तरीके से उसे गुजर बना दिया, गुजर चिन्ह बना दिया, वो कुछ है नहीं वो। और ये बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिख रखा है इसके बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये लिख रखा है कि चाइनीज सिंबल है। अब बताओ आप, जो कुषाण राजा थे, हून राज्य था, उसको क्या कहेंगे? कुषाण अभी वर्तमान में आप टर्की में देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और लगातार पॉडकास्ट के द्वारा हम गुर्जर समाज की बात आपके बीच में रखते हैं। और आज का पॉडकास्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं अनुराग गुर्जर जी, जो कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष हैं और लगातार गुर्जर समाज के जो इतिहास है उसके शोधकर्ता हैं। बारीक से इन्होंने इतिहास को देखा है, परख है, उसकी समझ है। आज जानेंगे कि जो गुर्जर समाज को लेकर बातचीत होती है, जो सोशल मीडिया में होती है, वो कितनी सही है, कितनी गलत है। सिर्फ उद्देश्य ये है कि समाज को सही जानकारी हो, क्या गलत है उसकी पहचान हो, जो सही है उसकी अच्छे से वो समझ रख सके। सर, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। धन्यवाद। मैं छोटा सा एक परिचय आपके से करना चाहूँगा, देन उसके बाद हम अपने पॉडकास्ट की स्टार्ट करेंगे। अनुराग गुर्जर नाम है जी, मेवला महाराजपुर मेरा गाँव है जी, फरीदाबाद में। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा में 2012 से जब से संगठन बनाया, हमारे जो संस्थापक हैं नरेंद्र जी, उनके साथ काम कर रहे हैं, बाकी पूरी टीम कर रही है। और केरल से लेकर और कश्मीर तक, मतलब हर राज्य में परमात्मा की कृपा से ऊपर से नीचे तक, मतलब नॉर्थ टू साउथ हर राज्य में हमारी टीम है। पहला संगठन है हमारे समाज का जिसकी हर राज्य में टीम है जी। और ये सब संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उनकी मेहनत की वजह से है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति विशेष है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, हर व्यक्ति विशेष है यहाँ पे। तो जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा है, मेन क्या है उसका, कि किस विषय पे वो टारगेट रखती है, किस तरह का काम करती है, क्या है, थोड़ा सा बताना। देखिए, मेन तो फोकस है हमारा हिस्ट्री और हेरिटेज पे, जो हमारा इतिहास है और जो हमारी धरोहर है, जो उनका शोध करना और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने लेके आना। किस तरह से शुरुआत हुई, अगर बात करें आपके बचपन से, तो किस तरह से आपको लगा कि मेरे को इस तरह से गुर्जर समाज के इतिहास को शोध करना चाहिए, या इंटरेस्ट था आपका इस तरह के विषयों में?
किस तरह से शुरुआत हुई आपकी? नहीं, स्टार्टिंग से क्या आध्यात्मिक जुड़ाव बहुत रहा है, क्योंकि जो छोटे वाले मामा जी थे मेरे, सीलमपुर से हैं मदर मेरी, अच्छा। तो बचपन से मैं उन्हें देखता आ रहा था। उनका भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था थी उनकी, तो उनसे कुछ प्रेरणा मुझे भी मिली। सबसे छोटे मामा जी जो मेरे, सुंदर मामा जी, उनसे ही प्रेरणा मिली मुझे, और तभी थोड़ा आध्यात्मिक उसमें धीरे 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 तो वो चीज़ें होती गई। बाद में वो जैसे जैसे आगे चलता रहा, तो फिर 6th या 7th की बात आ रहा हूँ मैं, तो इंग्लिश की बुक थी हमारी 6th की, एक्सप्लोरेशंस। तो उसमें था, पहली बार मैंने वर्ड पढ़ा, उसमें आया था गुर्जर आर शेपर्ड्स। तो तब उससे पहले मतलब मुझे इतना कुछ ज़्यादा मतलब कहीं पढ़ा वढ़ा नहीं था, ना इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। तो ये हुआ, मैंने पूछा, मतलब तो बताया, वो उसमें लिखा था भी ये शेपर्ड्स होते हैं, ये है भेड़ वेड़ चराते हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल था सेक्टर 15 में, APJ स्कूल, वहाँ से है मेरी एजुकेशन। तो उस टाइम गुजर का इतना पता नहीं था, मगर ये तो पता था कि हाँ भाई हम गुर्जर हैं। तो एक मन में थोड़ी एक ये आ गई भावना कि यार हम तो ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो चीज़ें होती थी मन में कि भगवान कहाँ पैदा कर दिया, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। मतलब फिर उस इतिहास की जानकारी हाँ, थी, जो पढ़ा उसको समझा। हाँ, जो पढ़ा वो 6th का बच्चा ही होता, 6th के नॉलेज होती नहीं। बिल्कुल। कुछ बच्चे भी बोलते थे, फिर बोल रहे बोले शेपर्ड्स होते हो तुम, तो जो साथ के जो क्लासमेट्स थे। मगर फिर जब तो नाम मैं बीच में रोकना चाहूँगा, तो अनुराग गुर्जर ही लगाते थे उस टाइम? नहीं, अनुराग चौधरी है मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम, जो है ओके। डॉक्यूमेंट्स में नाम अनुराग चौधरी है जी। तो फिर ये हुआ कि फिर नेक्स्ट जो 7th क्लास की बता रहा हूँ, उसमें आया गुर्जर प्रतिहारा हिस्ट्री की बुक में। तो तब कुछ देखा मैंने, ये गुर्जर प्रतिहारा क्या है, जो त्रिकोणीय संघर्ष जो है उसके बारे में। तो तब थोड़ा हल्का फुल्का आया, मतलब कुछ आ कि हाँ यार एटलीस्ट शेपर्ड से थोड़ा तो मंदोली नहीं, अच्छा लगने लगा। हाँ, थोड़ा अच्छा लगने लगा कि भाई ये कोई किंगडम था जिन्होंने रूल किया था। जी जी जी। तो 1 साल के अंदर, उसके बाद धीरे 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 करके फिर तो मतलब फिर रुचि बढ़ गई, तो लगा हाँ, कि भाई एक तरफ 1 साल में तो भेड़ चराने वाले, हाँ, और फिर प्रतिहार की बात हो रही है, तो हाँ फिर जी, कहीं ना लगा कि भाई इस पे थोड़ा सा काम हाँ, आपको फिर वो करना धीरे चाहिए। धीरे 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 तो कितना संघर्षपूर्ण रहा ये सब जो समय है, जब से आप ये शोध में लगे हुए हैं, काफी नेशनल टीवी पे भी आप अपनी मुखर आवाज रखते हैं, तो कितना संघर्षपूर्ण रहा ये सब चीजें? संघर्ष तो रहा है जी, बिल्कुल। वो तो, और संघर्ष के साथ साथ क्या है, सहयोग भी बहुत रहा है। वैसे मैं स्टूडेंट तो साइंस का था, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये थी मेरे पास, कंप्यूटर साइंस 11th 12th में। उसके बाद फिर 3 साल ऐसा हुआ कि 10th 11th 12th में मर के ही बचा जीवन, क्योंकि माँ बाप के अकेला बच्चा हूँ मैं। 3 साल इतना बीमार हो के बचा हूँ मैं, मतलब जिसे बोलते हैं ना आस छोड़ देना। अच्छा। तो इतनी बुरी बुरी, मतलब 2-2 महीने एस्कॉर्ट्स में रहा, होली फैमिली में रहा। तो क्या दिक्कत हुई? मुझे क्या हुआ, ये पहले टाइफाइड हुआ मेरे 10th में, वो बिगड़ गया। फिर नेक्स्ट 11th में डेंगू हो गया। फिर 12th में क्या हुआ, उसी डेंगू का कोई फ्लूइड रह गया था। अच्छा। उसने बॉडी में इन्फेक्शन मारी। वो उस टाइम तो मैं 2 महीने हॉस्पिटल में रहा था, इसमें एस्कॉर्ट्स में, और वो डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे। शायद परमात्मा ने इसी दिन के लिए। बिल्कुल। अच्छा, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं, अकेला वैसे था मैं। तो आप कंडीशन समझ सकते हो, माता पिता की भाई बहुत परेशान थे, हो जाती है, बिल्कुल परेशानी हो ही जाती है। तो वो है, वो पूरा संघर्षपूर्ण रहा। तो मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया है मेरा। वो कभी इस चीज़ के लिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई तू कहाँ लगा हुआ है, क्या करता रहता है, ये गुजर। वो ये बोलते थे, बोले भाई शुरू में ये तो बोला उन्होंने, बोल रहा भाई ये तो बिल्कुल लाइन से हटके, ये तो हिस्ट्री का स्टूडेंट ही नहीं रहा इसमें, बोले ये कहाँ से लाइन पकड़ ली। मगर ये इच्छा वही होती है परमात्मा की, जहाँ वो ले जाना चाहता वही। फिर वो भी आपके साथ एग्री हो गए कि चलो ठीक है। उन्होंने बोला चलो एटलीस्ट ये है भाई, कहीं गलत जगह नहीं जा रहा, किसी के पास गलत उस पर नहीं बैठ रहा, गलत संगत नहीं है किसी चीज़ में, ये है मतलब। फिर यह विरोध भी नहीं किया उन्होंने, बोला चलो कोई नहीं, इसे करना दो। फिर जब फर्स्ट ईयर में आया था, तब मैंने अपना काम अलग स्टार्ट कर दिया था। फादर ने मेरा बोला भाई काम करना, उनका अलग था काम, उन्होंने मुझे अलग खुलवा दिया था। तो ये काम भी करता रहा मैं। फिर इंग्लिश ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन करी, वो भी करता रहा साइड बाय साइड। मतलब आप देख लो ना कि
कितना कर भाई, करनी तो इंजीनियरिंग थी बिल्कुल। और मतलब 3 साल खराब हो गए तो उस वजह से। जो ये जर्नी है आपकी शोध की, कितने वर्ष चली है, कब से स्टार्ट किया और ये फिर जब ये 2004 से ज़्यादा एक्टिव हुए उसमें। अच्छा। 2004 से करने के बाद फिर 2007 में शादी हो गई थी मेरी, जनवरी में, और उसके 5-7 महीने बाद मैंने छोड़ ही दिया था। मैंने सारा ये मेरा गुजर आंदोलन दौरान हुआ था। फिर मैंने कुछ एक अपने आप ही मन सा हटा कि इंटरेस्ट सही ख़त्म हो गया इन चीज़ों से। अच्छा। फिर उसके बाद बात है फिर ये 2009 की, जहाँ से ये बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना एक ड्रास्टिक चेंज आया, एक बिल्कुल परिवर्तन आया, वो 2009 में आया। 9 से बिल्कुल एक्टिव ज़्यादा हो गया। 9 एक बार बीच में शुरू किया, नहीं फिर छोड़ा, हाँ नहीं, वो 7 में छोड़ दिया था। फिर 9 में मुझे एक लड़का, उसके भाई की शादी में दीपक मिला। दीपक गुर्जर है दलूपरा से। तो दीपक मिला, उसने मिलवाया कि भाई भैया ये है, ये लड़का ऐसे। मैं बोला चलो ठीक है, मतलब ये सब देखो मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैंने मन से मतलब हाँ ठीक है, मेरा सो है, ठीक है चलो कोई नहीं। बोले ये भी समाज के लिए कुछ मतलब हिस्ट्री पे देख रहा ही है। मुझे ये था कि यार मतलब जैसे हमारा इंटरेस्ट हट गया, ऐसे भी मतलब ये कुछ साल में इसका भी खत्म हो जाएगा। मेरा ख़त्म हो जाएगा। मगर फिर क्या होता 2010 में जब ये गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का स्टिकर चला, दीपक बोल रहा भैया कॉमिक्स निकालनी है। मतलब कॉमिक्स नहीं है, स्टिकर बना इनके सिक्के का, मतलब ये चला। उसने वो बनवाया, वो चलवाया, काफ़ी गाड़ियों पे लगाया। वो वराह भगवान की आकृति बनी हुई है उस पर, मिहिर भोज जी के सिक्के पे। तो फिर उसके 2 महीने बाद क्या होता है, दीपक का सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया। तो क्या हुआ, दीपक की सिस्टर की शादी थी, उससे 1 दिन पहले उसका मेरे पास फ़ोन आया। पहले आया था बोला भैया आना है, मतलब कोई नहीं मैं फ़ोन पे आ जाऊँगा। फिर 1 दिन पहले फ़ोन आया उसका मेरे पास। फिर उसने कुछ मुझसे पूछने लगा और उसने मुझसे 45 मिनट बात करी। कल उसकी बहन की शादी है, एक ही बहन है, एक बड़ा भाई है उसके, सबसे छोटा वही है। तो उस दिन मुझे मैं यार इसमें कुछ ना कुछ बात तो है, मेरा कुछ ना कुछ बात तो है। उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं यार इसमें। फिर उस दिन से फिर उसके बाद वो स्टिकर वगैरह का शुरू किया। फिर क्या होता है, जब स्टिकर वगैरह स्टार्ट किया तो उसके 2-3 महीने बाद उसकी मतलब एक्सीडेंट हो था उसका, बहुत भयंकर, पानीपत से आते हुए। और उसका नीचे का जॉ टूट गया था, नाक टूट गई थी, पैर हाथ पाथ मतलब। तो जब मैं उसे घर देखने आया, उसके पटपड़गंज रहते हूँ, तब तक मैं देखो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं सीरियस नहीं था इस चक्कर में, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मैं आपको सही बताऊँ, मैं खामा की झूठ बोलने लगूँ, मतलब एक होता है ना बेमन से, हाँ चलो ठीक है कर रहे हैं वो है। मगर जब मैंने उसको देखा बेड पे लेटे हुए, मैंने जब उससे पूछा, मैं भाई ठीक है, उससे बोला भी नहीं जाता, नीचे का जबड़ा टूटा हुआ था, नाक टूटी हुई थी, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी, मैं आप क्या बताऊँ आपको। तो मैंने हाथ पकड़ा, जैसे ऐसे पकड़ते हैं हाथ, मतलब हाथ मिलाते हैं ऐसे पकड़ा। मैंने हाँ भाई ठीक है। तो पता उसका पहला रिएक्शन, मतलब पहले शब्द क्या थे उसके, उसने बोला भैया जो काम शुरू किया वो रुकना नहीं चाहिए। उस दिन मुझे ये हुआ, मैंने यार ये तो ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है ये, मतलब और इस टाइम में भी ये कर रहा। मैं चल अपने लिए नहीं, मतलब अगर इसके लिए करना है। उस दिन से फिर मैं मन से बिल्कुल ढंग से लगा, फिर बताऊंगा आपको। फिर आप एक्टिव हो गए बिल्कुल। हाँ, फिर मैं ढंग से लगा। और फिर क्या ये भी बोल दिया था कि डॉक्टर्स ने कि भी ये चल नहीं पाएगा, इसकी दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो फिर स्वामी कर्मवीर जी के शिष्य हैं ये राजेश योगी जी, नोएडा में ही है जी। तो नरेंद्र शास्त्री जी हैं, मेरे ख्याल से डेढ़े हैं वो, इनसे घोंडली गांव के हैं या वहाँ के हैं, घड़ौली के हैं या वहीं के ही हैं। तो नरेंद्र शास्त्री जी से मैंने बात करी, मतलब आपकी उनसे बातचीत है, आप वहाँ ले चलो ज़रा। तो राजेश योगी जी ने वो बिल्कुल ठीक कर दिया। जहाँ एम्स से दिखा लिया था कि भाई ये चल नहीं पाएगा, दिक्कत नहीं हो पाए, दिक्कत हो जाएगी इसको, पैर नहीं रख पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, उन्होंने सारा वो करके उसके बहुत मेहनत करी राजेश योगी जी ने। और एक और थे मेरे ख्याल से उनके जूनियर थे, आनंद जी नाम था या पता नहीं क्या नाम था, वो भी सहारनपुर की गुर्जर ही हैं वो। अच्छा। पवार ही हैं दोनों वो। उन्होंने बहुत मेहनत करी और बिल्कुल वो जहाँ डॉक्टर्स ने, एम्स वालों ने बोल दिया था इसकी
नसें डैमेज हो चुकी हैं, पैर से चल नहीं पाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल फिट कर दिया उसको। और नीचे के जॉ का ऑपरेशन डॉक्टर यूके चौधरी जी ने करा। और फिर नाक की जब आई तो राजीव अदाना जी हैं, डॉक्टर राजीव भैया से फिर मैंने बात करी, मतलब भैया ऐसे ऐसे करना, बोले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, मतलब उन 3 लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि उसको ठीक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और समाज के ही हैं तीनों। बिल्कुल। मिहिर भोज जी के लिए पहले तो कुछ नहीं था, फिर कई समाज, अन्य समाज वालों ने भी क्लेम करना शुरू कर दिया। हमने जब तक समाज के हिस्टोरियंस हैं, जो द सो कॉल्ड हिस्टोरियंस थे, जो जिन्होंने कोई रिसर्च जिन्होंने ऐसे ही उठा के, उससे पहले हम देखो सीरियस नहीं थे इन चीज़ों में भी, क्या ढूंढना है क्या, बस हल्का फुल्का, हाँ भाई मोटा मोटा था। तो सबको अप्रोच किया। एकलव्य को भी भेजा मैंने दयाराम जी के पास। मैंने बोला भैया कुछ ये प्रमाण क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है ये। तो एकलव्य गया, उन्होंने 2 महीने, हाँ बताऊंगा, ये है वो है, मेरी किताब ले जाओ। और वो किताब, वो जब पता चला, बोल रहे भाई ये सब चीज़ें, ये तो कुछ और चीज़ है, ये EI क्या लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर दीपक लगा उसमें सीरियसली। अच्छा। 2016 में नवंबर में, क्योंकि मैं भी 2015-16 में मैं भी समय नहीं दे पाया, क्योंकि 2015 में क्या हुआ था, मेरे फादर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ग्लायोब्लास्टोमा ग्रेड 4। अच्छा। और उनकी फिर 21 सितंबर 2016 को डेथ हो गई। 2 बार उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। एक बार मेदांता में गुड़गांव, एक बार ये साकेत मैक्स में। तो मेरा तो 2 साल तो मतलब तो उसमें निकल वो गया, पूरी जीवन के उसमें निकल गए। बिल्कुल। तो उस दौरान 2016 में दीपक भी थोड़ा जॉब की तरफ से मतलब परेशान चल रहा था। तो उस टाइम इसने रात को, मैं वैसे नहीं सोता था, मैं थोड़ी घर की टेंशन, सारी चीज़ें एकदम सारी, सब कुछ, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जानी। बिल्कुल। तो इसने फिर, दीपक ने ढूंढ करके चीज़ें सारी, ये रिसर्च करके सारी इसने निकाली हैं। इसमें मेरा 1% भी योगदान नहीं है। जो है हमारे पास आज प्रमाण साक्ष्य, ये सारे दीपक गुर्जर जो है उसके दिए हुए। दीपक डेढ़ा दलूपरा से है, रहते पटपड़गंज में हूँ। ये आज हम पे जो भी साक्ष्य हैं, जो भी हम हमारे पेज पे डलते हैं, या और भी जितने भी आप ये देखो अंडरलाइन होके, या ये जो होके, सब उनकी मेहनत है, सब उसकी मेहनत है। मेरा इसमें 1% भी योगदान नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको। मैं जी। जो उसने ढूंढा, उसने रिसर्च करी, वो बस हाँ भाई हम भी और भी बस उसे पढ़ के बता देते हैं। असली रिसर्च वर्क, असली सारा काम ये सब उसका है। जो भी हमारे पास सब उसी की देन है, उसी ने ढूंढ के दिया हमें। ये चाहे वो पृथ्वीराज के हों, चाहे वो ये परमार वंश के हों, चाहे इसके सोलंकी वंश के हों, प्रतिहार वंश के हों, सब रिसर्च, हाँ सारा उसी का। ये मेरा इसमें 1% भी योगदान नहीं है। तो वो आज भी एक्टिव हैं? हाँ आज भी एक्टिव है, मगर वो अब उसका ध्यान आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा हो गया। अब उसने तो जो करना था वो तो करके दे दिया उसने। बिल्कुल, जो करना था। हाँ नहीं, वैसे तो डेली हर दूसरे तीसरे दिन वो तो बिल्कुल छोटा भाई है। वो मम्मी भी बिल्कुल डेढ़ा ना भाई, तो वो रिश्ता रखता है वो। तो अब उनकी जो सेहत बढ़िया है? हाँ बिल्कुल फिट है। उसके बाद शादी हुई, 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, और बिल्कुल और अच्छी जॉब चल रही है, और बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में, US की बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें जॉब कर रहा। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो ये सारा परमात्मा की देन है। ये वो कहाँ से कहाँ, मगर आज समाज में देखिए, या तो यतेंद्र कुमार जी ने काम करा, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, जो उन्होंने काम करा, स्वर्गीय यतेंद्र कुमार जी ने, ऐसा काम किसी ने नहीं करा। ये जो सारे चीजें, जो गुर्जर इतिहास उनकी किताब है, वो देख के बात करते हैं। उस समय में उन्होंने जा करके ढूंढ के, कि हम तो ढूंढ रहे भाई EI क्या होते हैं, ये इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, तब पता चला ये शिलालेख होते हैं। ये दीपक ने बताया है सारी चीजें। मैं कभी भी ना, मेरे अंदर बचपन से एक चीज रही है, मैं कभी ये नहीं देखता कि भी ये बड़ा है उम्र में या छोटा है। ज्ञान जहां से मिलता है ना, उसे अर्जित कर लेता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेता हूँ, हाँ भैया कुछ सीखने को ही मिल रहा है, किसी बच्चे से ही सीखने को मिल रहा है, किसी बड़े से सीखने को मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ उसे। बिल्कुल। तो अनुराग जी, आपने बताया पूरा डिटेल से, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने पूरा श्रेय दीपक जी को भी दिया कि किस तरह से उन्होंने लगा। नहीं, सारा ही उसका ही। बिल्कुल, मेरा 1% योगदान नहीं है। मैं खामखा की, मेरी वो आदत नहीं है मैं नंबर बनाने के लिए झूठ बोल दूंगा कि मैं ये किताब पलट दी, मैंने ये कर दी। मैंने तो जो उसने ढूंढा उसको आप वो पढ़ के बता देते हैं हम। वो चीज पढ़ी है मैंने, खोजी वो उसने है, वो मैंने क्या, वो सबने पढ़ी है, वो अब तो सब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सबके सामने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि, क्योंकि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है, तो कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। तो जो आपकी शोध है, दीपक जी की शोध है, जिसको आपने पढ़ा है,
मैं सिर्फ जानना चाहूँगा कि उसके माध्यम से जो गुर्जर समाज है वो सही तथ्यों को जान सके, क्योंकि उसके पीछे एक समय लगा है, शोध किया है, तो एटलीस्ट लोगों तक जो जाए वो सही जाए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे शुरू में आपसे करता हूँ कि गुर्जर और गुज्जर दो लोग कास्ट में हम लोग लगाते हैं, कोई गुर्जर लगाता है, कोई गुज्जर लगाता है, तो दोनों वर्ड क्या अलग अलग हैं, सेम है या कुछ है इसके बारे में? नहीं भाई साहब, शब्द एक ही है, क्षेत्र के हिसाब से जी। भाषा और बोली थोड़ी बदल जाती है। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे जाट बोलोगे, पंजाब में चले जाओ वो जट बोलते हैं उनको। तो ऐसी गुर्जर और गुज्जर एक ही बात है, मगर शिलालेखों में जो है वो गुर्जर भी है और गुज्जर भी है, दोनों ही है शिलालेखों में। दोनों ही है शिलालेखों में भी, दोनों चीजें हैं। जो ये बोलते हैं ना कि भी गुज्जर अलग है, गुजर अलग है, ये और गुजर अलग है और गुज्जर अलग है, वो कुछ नहीं है। वो बस वो भाषा का है कि कोई यूपी का बंदा है तो अपनी टोन में बोलता है, कोई हरियाणा का है तो अपनी टोन में बोलता है, जस्ट इस हिसाब से उसको देखें। भाई हरियाणा में तो बोलते हैं गुजर बोल देते हैं, और थोड़ा हरियाणा में ऊपर चले जाओ गुज्जर बोल देते हैं। और आप मध्य प्रदेश सबसे जो सही उच्चारण करते हैं वो मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं, वो गुर्जर ही बोलते हैं मध्य प्रदेश वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश वालों का उच्चारण जो गुर्जर का है, वो गुर्जर एग्जैक्ट उच्चारण वही करते हैं जो गुर्जर। जो गुर्जर साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला था और कौन कौन शासक थे उस टाइम पे अगर बात करें? भाई साहब, पहला साम्राज्य तो हमारा 5वीं-6वीं शताब्दी में आता है, चावड़ाओं का था वो साम्राज्य। अच्छा। जो अभी माउंट आबू से चले थे ये, और अभी जो वर्तमान में उत्तर गुजरात जो है वहाँ जाके, उस टाइम इसका नाम सौराष्ट्र था। अच्छा। इस क्षेत्र का नाम सौराष्ट्र था। तो जब चावड़ा सोलंकी इन लोगों ने जब अपना साम्राज्य खड़ा किया, गुर्जर थे ये, तब इन्होंने उसका नाम दिया गुर्जरात्रा। अच्छा। मतलब गुर्जरों द्वारा रक्षित प्रदेश, भूमि। गुर्जरात्रा मिलता है, सबसे पहला जो मिलता है ना वो गुर्जरात्रा मिलता है। त्रा का अर्थ है द्वारा रक्षित, मतलब गुर्जरों द्वारा रक्षित। और यही चीज आपको कंफर्म करनी हो तो आप गुजरात स्टेट की वेबसाइट पे देख लेना, उन्होंने उसमें भी लिखा हुआ है कि भी गुर्जरों की वजह से गुजरात। अच्छा। जो गुर्जर की वजह से है गुजरात जो है, गुर्जर जाति के। उससे पहले उसका नाम सौराष्ट्र था, क्योंकि आपने भगवान शिव की द्वादश ज्योतिर्लिंगानी पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ का आता है। वो आता सोराष्ट्रे सोमनाथम श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकार ममलेश्वरम। मतलब सोमनाथ कहाँ है? सौराष्ट्र में है, और महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में है। ऐसे है। तो चावड़ा आज क्या, वो चावड़ा जो थे आज चावड़ी है या छावड़ा है, क्या है मतलब? हम में गोत्र अलग, चावड़ा भी है हम में गोत्र। अच्छा, गोत्र अलग, चावड़ा चावड़ी अलग है। भाई साहब वो थोड़ा भ्रंश हो गया, वो वही चीज हो गया। वो अब आज तो अलग अलग गोत्र, जैसे आज परमार भी अलग गोत्र और पवार भी अलग गोत्र हम में, जबकि ऊपर से तो एक ही है। और फिर आगे इनकी पवारों की कई शाखाएं कट गई हैं। जैसे मैं अपना ही बताऊं, राजा भोज परमार थे, उनके बेटे जसदुल, जसदुल के बेटे हुए बिरदुल, बिरदुल के आगे जो वंश चला है वो उन्होंने बैसला लिखना शुरू किया। उस समय थे नहीं है। अच्छा, एक उनकी शाखा वो विधुड़ी भी हैं, भोज परमार की एक शाखा में विधुड़ी भी हैं। वो भी एक राजा हैं, उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता मुझे, वो विधुड़ियों को पता होगा क्योंकि मैं भाट तो नहीं, मुझे अपना पता है। वो भी वहीं से ही हैं। ऐसे जैसे प्रतिहारों की सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का था, सबसे ज्यादा शाखाएं इन्हीं की हैं। हरणा जितने भी हैं, अधाना, खटाना, हरसाना, भड़ाना और पड़ियार जो राजस्थान में बहुत मिलते हैं, और मध्य प्रदेश में परिहार भी लिखते हैं कई जगह वो लोग। और ये जो गुंजल हैं, ये भी पड़ियार है की शाखा, जो गुंदोज माता, जो गाजना माता, जो उनको पूजते हैं। ये तो खुद प्रहलाद गुंजल जी जो हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और मैं जो राजनीति में उनसे मजबूत जो समाज की बात रखता है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो प्रहलाद गुंजल जी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के फेसबुक पेज पे लाइव आके एक सेशन में बताया था ये जो इतिहास, कि हम भी पड़ियारों के ही शाखा से निकले हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें, गुर्जर समाज इंडिया में कहाँ पर है और इंडिया से बाहर कहाँ पर है? भाई साहब, ये अभी वर्तमान में हमारे लोग भारत में हैं, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हैं। जब सबसे पहला हमला हुआ देश पे मोहम्मद बिन कासिम का 712 में, उसके बाद क्या हुआ, उसके जो आगे नेक्स्ट जो थे वो गवर्नर थे जुनैद और तमीम। उन्होंने पूरा यहाँ पर आके पूरा मतलब वो उज्जैन तक मतलब नष्ट कर गए थे सारी चीज़ों को। उधर जो गुजरात था, जो गुजरात रखा गया था, चावड़ा सोलंकी, उनके सबको ध्वस्त कर गए थे सबको। माउंट आबू उधर से, मतलब इतना जो सबसे पहले अरबों के आक्रमण हुए हैं। अरबों के जो आक्रमण हुए ये 680 से होने शुरू हो गए थे।
कोई समुद्र के रास्ते से हुआ, कोई ज़मीन के रास्ते से हुआ, क्योंकि चारों तरफ एक्सपेंशन शुरू कर दिया था उन्होंने, अरब की इस्लामिक फ़ौजों ने। तो उस टाइम ये सब हो गए थे, नष्ट भ्रष्ट कर गए इन्हें, बिल्कुल ख़त्म कर गए थे सारी चीज़ों को, विध्वंस मचाया उन्होंने बहुत भयंकर वाला। फिर क्या होता, 730 में उज्जैन में ये सब लोग फिर एकत्रित हुए और यहाँ से जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम, जो प्रतिहार वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में 50,000 योद्धा यहाँ से लड़ने गए। कहाँ गए? बल्ख पड़ता अफगानिस्तान में, और वहाँ जाके उनकी 2 लाख सेना को हराया। आप सोचो, यहाँ से 50,000 आदमियों ने जाके उनकी 2 लाख सेना को, उनको उनके घर में जाके मारा। जैसे ये जो ग्वालियर प्रशस्ति क्या कहती है मीर भोज जी की, वो ये बोलती है कि मीर भोज जी बोल रहे हैं हम लक्ष्मण जी के वंशज हैं, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी क्या थे? लक्ष्मण जी को प्रतिहार बोला गया था, वो रामचंद्र जी के वो नहीं। प्रतिहार का अर्थ होता है, जो असली अर्थ है वो है चमत्कारी योद्धा। जैसे लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को लंका में जाके मारा था, ऐसे इन्होंने यहाँ से उज्जैन से जाके बल्ख में मारा उनको। और आप विश्वास करोगे, मैं आपको वीडियो देके जाऊंगा जो बल्ख का, वहाँ के जो गवर्नर थे जब गनी गवर्नमेंट थी, शेर आलम गुर्जर, उनका 1 साल पुराना वीडियो भी है, मीर भोज जी की जयंती पर उन्होंने बधाई भेजी थी वहाँ से। वो लोग आज भी वहाँ, तभी के 730 से आज तक वो, उनका इतना जबरदस्त साम्राज्य है उन लोगों का बल्ख में, जहाँ पहली लड़ाई में हराया था उनको। भाई वो धर्म कन्वर्ट हो गया उनका, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। वो कैसी परिस्थितियां रहीं, क्या वो एक अलग चीज़ है, क्या उन्होंने सहा। मगर आज की डेट में भी जो सत्ता है वहाँ पे उनके हाथ में ही। और आप देखोगे जो गनी हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे आप हमारा समझौता कराओ इनसे, तालिबान वालों से। बोल रहे यार ये सारा वो, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे। वो वीडियो मैं आपको देके जाऊँगा आज मैं वो। अच्छा, तो वो आप लगाओ, यहाँ से जाके वहाँ मारा उन्हें 2 लाख, और वहाँ जाके स्थापित हुए वहाँ पे, आज भी वही कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में 14 ट्राइब्स हैं, 14 जातियाँ हैं, उनमें गुर्जर भी है। और जो उनका ये राष्ट्रगान है उसमें भी है, ये जमी है तुर्कों की, अरबों की, गुजरों की। ये भी दीपक ने ढूंढ के दिया था ये भी। तो जब है वहाँ पे वो, तभी तो राष्ट्रगान में उनका नाम है। बिल्कुल। वहाँ और किसी जो अभी वर्तमान में यहाँ हमारे यहाँ जातियाँ हैं, उनमें एक पठान तो है जिनका वहाँ नाम है उस जाति का। पठान यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी हैं। और ऐसे ही उनका वो है यहाँ पे, गुर्जरों का भी तीनों जगह है। तीनों जगह नाम है। बात करें हम गुजरात राज्य की, कहते हैं कि गुर्जर के नाम से ही गुजरात पड़ा, तो क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बताया मैंने आपको पहले ही। गुजरात तो बाद में अपभ्रंश नाम है, अयोध्या था। हाँ। फिर फैजाबाद हो गया, फिर अयोध्या हो गया। बिल्कुल, वो चीज वो चेंज हुआ। हाँ। तो आपकी सोच के अनुसार, जो आपकी नॉलेज है, जानकारी है, गुर्जर गुजरात के नाम से ही पड़ा है, आपका कहना है? गुजरों की वजह से गुजरात का नाम पड़ा। गुजरों की वजह से गुजरात का नाम पड़ा। मेरी नॉलेज क्या है, तो गुजरात सरकार की वेबसाइट खुद बोल रही है। उनकी वेबसाइट में जिस राज्य से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, वो उस राज्य की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। गुजरात्रा मिलता नहीं, उससे पहले ये शब्द ही नहीं मिलता। अब एक और इसमें बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं, बोल रहे भाई वो तो गुजरात के नाम से जो गुजरों का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी कास्ट, ये आपको एक थोड़ा मैं इसमें आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, और थोड़ा जिससे कि आपके दर्शक भी थोड़ा ये दूसरों को जवाब देने लायक भी हो जाए। बिल्कुल, वही मुद्दा भी यही है कि समझ सकें कि क्या है। हाँ, अब आप पहले जाओ महाराष्ट्र में, जाओ आप महाराष्ट्र में, राष्ट्रकूटों का राज्य था वहाँ पे। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं आप? सबको मराठी बोलते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के हर आदमी को मराठी बोलते हैं ना, चाहे वो किसी भी कास्ट का। भाई मराठी आ गए। उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा को भी मराठी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और वहाँ मराठा एक कास्ट भी है, एक जाति भी है मराठा वहाँ पे। बिल्कुल। और जो वहाँ के ब्राह्मण उनको बोलते हैं, बोले मराठी ब्राह्मण है। तो सेम चीज गुजरात में भी है। गुर्जरों की अपनी भाषा है, गुजरी भाषा, और गुजरों की जो लेडीज होते हैं उनको भी गुजरी बोला जाता है। और जो गुर्जरों का जो ये साम्राज्य था जिसकी वो रक्षा करते थे, उसको गुजरात्रा कहा जाता है। अब भाई एक गुजरात पाकिस्तान में भी तो है, तो जिस जाति ने जहां अपना आधिपत्य जमाया वो अपने नाम से तो रखेगी, ये थोड़ी किसी और के नाम से रख लेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, जो गुर्जर नाम है ये कब से स्टार्ट हुआ? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई राधा भी गुर्जरी थी, तो वो क्या तथ्य है, उस पर क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, जो हमारा नाम आता है ना जी, जो आपसे बता रहे हैं कि राधा जी गुजरी थी, इसके साक्ष्य तो वही दे सकते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या है। ये सब सोशल मीडिया की देन है। नहीं, अब इधर उधर से चीजें चलती हैं। वहाँ 5वीं शताब्दी 5वीं 6वीं शताब्दी में आता हमारा पहले नाम, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा। तभी आता है हमारा नाम। जो एक वो दद्दा का शिलालेख है, गुर्जर नरपति वंश लिखा हुआ है उन्हें, अच्छा, उनको, वो वहाँ वहाँ 5वीं शताब्दी से आ जाता है। हाँ, 5वीं 6वीं शताब्दी से हमारा मतलब मिलना शुरू हो जाता तो है। मतलब जो ये तथ्य है इस पर कोई ऐसी भाई तो जानकारी वो नहीं जो है। जो बता रहे हैं उनसे बोलो ना जी, भाई जो बता रहे हैं जिन पे कोई साक्ष्य हैं इस चीज के, ये वो बताएंगे जी इस चीज को। नहीं, ये सब सोशल मीडिया के सवाल हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई हमारे मंच पे आके किसी ने ऐसा नहीं बोला, हाँ। बट ऐसे सवाल हैं, लोग कहते हैं कि भाई वो है, इसलिए तो जो मेरा जो करते हैं उनसे ही देना। वही मुद्दा यही है कि भाई लोगों को सही जानकारी हो, क्योंकि तथ्य अगर गलत बोला जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव ही जाता है। तो जो जानकारी है वो सही तरीके से बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। अच्छा, एक ही इसी से जुड़ी एक और चीज़ है कि पुष्कर में भी जो गायत्री माता को कहते हैं कि गुजरी थी, तो उसको क्या कहेंगे? भाई साहब, पुष्कर का ये है, वो गुर्जरों का प्राचीन तीर्थ रहा है वो जी। ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, भगवान शिव और सती की कथा जो है, जब उनके शरीर को लेके घूम रहे थे वो सारे में, तो भगवान शिव के दोनों नेत्रों में से 2 आंसू निकले, जो हमारी धार्मिक उनमें जो है कथाओं में वो ये है। तो एक आंसू तो यहाँ गिरा पुष्कर में, दोनों आंखों के, एक का यहाँ गिरा, एक का गिरा पाकिस्तान में जो कटासराज मंदिर है। अच्छा। कटासराज वो स्थान है जहाँ पर महाभारत में एक प्रसंग आता है, ये यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जब ये पांडव जा रहे होते हैं तो बोलते हैं भी पानी पीने दो हमें यहाँ से, वो देखा होगा आपने सवाल। हाँ, सवाल पूछते हैं वो यक्ष। बिल्कुल। तो वो वाला स्थान है वो कटासराज जो है। और जो होली जो हम बोलते हैं होली का दहन वाला, वो मुल्तान में है स्थान वो। अच्छा। और दोनों में ये तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने अपने शासनकाल में कटासराज के मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा मान्यता है वहाँ पे पाकिस्तान में भी, लोगों को वहाँ के गुजरों में भी है। तो 3-4 साल पहले जो हमारे समाज के इतिहासकार डॉक्टर ये हैं फारूक हुसैन बीटन जी, वहीं से इस्लामाबाद पाकिस्तान से, वो खुद गए कटासराज पे, वो और दिलावर खटाना भाई खुद गए वहाँ पे, उन्होंने देखा वहाँ पे सारा वो, उसके वीडियो बना के उन्होंने भेजे हैं वहाँ पे, जो ग्रुप में जो हरप्रीत भाई ने बना रखा था उसमें भेजे, और फिर वो सारे बहुत वायरल हुए। मैं वो वीडियो सारे पड़े हुए हैं हमारे उस पर, आप वहाँ से देख सकते हो जी। तो ये वो है वहाँ का। तो ये कथाएं हैं। अब ये कब से आई कि भाई गायत्री जी का ये तो भाई जब आदमी अपना जिसका अधिकार होता है ना जी, वो अपने हिसाब से ही फिर चीज़ों को मतलब सारा वो करवाता। तो वो पुष्कर से हमारा जुड़ाव बहुत पहले का रहा हुआ है, स्थान रहा हुआ, प्राचीन स्थान पुष्कर जो है। पर इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है जिस तरह की भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह, मैं उस पर ही बोलूँगा, उसके हिसाब से बोलेंगे। हाँ, उसके हिसाब से बोलूँगा। उसमें ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह में कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, वो धार्मिक उनमें है, वो आस्था और धार्मिक अलग है। बिल्कुल। और ये आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजिकल साइंस, ये अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि नहीं है ना? नहीं, हमारे पास नहीं है जी, आपके पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के पास होगा तो वो प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप मुझसे पूछ रहे हो जो जिसका जो आपसे बात हो रही है, नहीं, जिसके चीज मेरे पास है, मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है जी मेरे बिल्कुल पास। बिल्कुल। कई बार अलग अलग नाम है, जैसे गुर्जर है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? उसका मीनिंग क्या है? कोई कहता है शत्रु विनाशक है, कोई कहता है ज्ञान की संपदा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है गुर्जर मीनिंग जो है? भाई साहब, गुर्जर का जो असली अर्थ है वो है शत्रु विनाशक। और ये कहाँ लिखा है? जो डिक्शनरी होती है ना, शब्द कल्पद्रुम जो है, राजा राधाकांत देव ने लिखी थी वो, उसमें लिखा हुआ है गुर्जर का अर्थ है शत्रु विनाशक। ये है जो डिक्शनरी में मिलता है, जो संस्कृत की डिक्शनरी जो है जी जी, इसमें सबके वो है मीनिंग है, उसमें यही शत्रु विनाशक मिलता है। रामायण और योग विशिष्ट हो गया, महाभारत है, उसमें भी गुर्जर का वर्णन है कहीं ना कहीं। और लोग कहते हैं कि जो नहीं, रामायण महाभारत में नहीं है, योग वशिष्ठ में है। योग वशिष्ठ में है। योग वशिष्ठ में है। अब लोग ये भी बोलते हैं पर योग वशिष्ठ बाद में लिखी गई है। अच्छा। उस समय की नहीं है। योग वशिष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ में जो रचयिता बताते हैं उसके वाल्मीकि जी हैं, मगर उस पर स्कॉलर्स एक मत नहीं है
कि भाई ये, क्योंकि और मैक्सिमम स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो नहीं, उस समय की नहीं है। उसमें वाल्मीकि, ये वशिष्ठ जी, सॉरी वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं, जी रामचंद्र जी को शिक्षा दे रहे हैं। तो वो ये बताते हैं एक बार युद्ध हुआ राक्षसों से, गुर्जरों का, और उसमें गुर्जरों ने वीर गति को प्राप्त किया और उनकी स्त्रियों ने केशों का लुंठन किया, बाल कटवाए। तो उसमें है ये विधवा हो जाती थी उनका। योग विशिष्ट में है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ कुछ का मानना है, कहते हैं कि जी महाभारत में जब कृष्ण भगवान द्वारका गए तो गुर्जर भी उनके साथ में चले गए और आज गुजरात में है, तो ये क्या? नहीं, मतलब मैंने बताया ना, गुजरात तो 5th-6th सेंचुरी के आसपास ही पड़ा नाम, उससे पहले गुजरात है, उससे पहले है ही नहीं। तो वो, और कृष्ण जी की तो 5000 साल पुरानी है बात। तो वो तथ्य फिर वो है नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हिंदू जो गुर्जर थे तो वो मुस्लिम गुर्जर में कब कन्वर्ट हुए और किस, कौन कौन शासक था? जैसे तैमूर लंग था, औरंगजेब के टाइम पे, किस टाइम पे ज़्यादा हुए? पहले सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुई हैं हमारी, सबसे पहले जो हुई हैं वो जब पृथ्वीराज चौहान हार गया ना 1192 में, उस समय बहुत मोहम्मद गौरी के टाइम पे। हाँ, गौरी के बाद में, जिस टाइम ये मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह थे, ये उस टाइम में बहुत बहुत कन्वर्जन सबसे ज़्यादा उस टाइम में हुई है। तो पृथ्वीराज चौहान भी क्या गुर्जर थे? हाँ जी, पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज विजय पढ़ो, मैंने बताया जैसे आपको पहले भी कि दीपक ने ही ढूंढ के दिया था उसमें, वो कई चीज़ें तो उसमें मतलब पूरी नहीं है किताब, वो उसमें काफ़ी चीज़ें गायब हैं। डॉक्टर बुल्लर को मिली थी जम्मू कश्मीर से, वो लेके आए थे। अच्छा। जो कश्मीर का वो था, जैनक था, उनका राज्य कवि था, उसने लिखी थी वो पृथ्वीराज विजय। और वो कब लिखी थी? जब गौरी पे 1191 में पहली लड़ाई जीते थे वो, उस समय लिखी गई है वो 1191 में, तब का है वो। गुर्जर उसमें लिखा हुआ है। एक उसमें वो आता है कि जैसे ही गौरी की सेनाओं ने नवडोल दुर्ग के अंदर, नवडोल चौहानों का ही दुर्ग था, गुर्जर चौहानों का, मतलब गुर्जरों के दुर्ग में, मतलब गुर्जरों के किले में प्रवेश किया तो पृथ्वीराज की भौहें तन गई। ये वर्णन मिलता है उसमें। वो मैं सब उसकी आपको सबकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सब लेके आया हूँ मैं। जी। जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको दे के जाऊंगा मैं, बिल्कुल, जिससे कोई आपके कल को कोई पूछने लगे भैया कहाँ है, तो अब निकाल के उसे दिखा सको। जी जी जी। तो अनुराग जी, अब एक मुद्दे पे आते हैं जो मीर भोज जी को लेके काफ़ी विवादों में है। शासक तो और भी बहुत रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन यही ऐसा कारण क्यों है कि ये बहुत ज़्यादा विवादों में है? इसको क्या देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें तो मीर भोज जी का जो राज्य था 836 से 885 के टाइम का था, तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्यों ये कारण बना? भाई साहब, मीर भोज जी ही नहीं, पूरा गुर्जर प्रतिहारों का जो वो है हिस्ट्री जो है वो निर्विवादित है। उसको तो बिना मतलब में विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 1300 ईस्वी से पहले कहीं भी आपको राजपूत नाम का किसी भी जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। 1300 ईस्वी से पहले है ही नहीं कोई भी जाति का वर्णन राजपूत नाम की। तो ये विवादित, तो अब ये पता नहीं किसने शुरू करी, किसने ये चिंगारी लगाई, क्या करा, ये इस पे वहाँ से शुरू हुई है, ग्वालियर से शुरू हुई है। नहीं तो उससे पहले आप ये लगाओ कि जो हमारे समाज के लंढौरा रियासत के महाराज हैं वर्तमान, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, चैंपियन जी ने खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से वहाँ बालावली तिराहे पे उत्तराखंड में मूर्ति लगवाई, और वो भी राजपूत समाज से हैं। उन्होंने खुद लगाई मूर्ति आकर के, और गुर्जर सम्राट मीर भोज नाम से ही लगाई। ऐसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने लगाई मूर्ति, वो भी राजपूत समाज से हैं। तब तो कोई किसी ने, क्योंकि ये तो भाई साहब इस पे तो पीएचडी हो चुकी है ऑक्सफोर्ड से, वो पीएचडी की थीसिस भी लेके आया हूँ मैं आपको देने के लिए। इस पे ये तो निर्विवादित है, इसको तो बिना मतलब में विवादित करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। निर्विवादित चीज है ये तो, इसमें कोई विवाद ही नहीं है इसमें तो। जब खामाखागी भाई अब तक जितनी भी डिबेट हुई हैं, अब देखा होगा राजपूत समाज के लोग कोई जवाब ही नहीं दे पाते किसी चीज़ पे। वो तो एक चीज़ की रट लगा रखी है उन्होंने, बोलते हैं भाई ये तो वो स्थानवाचक है, स्थानवाचक है। फिर राजपूताना क्या है? जब आप उनसे पूछोगे कि भाई राजपूत से राजपूताना या राजपूताना से राजपूत है, उस समय वो निरुत्तर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र का मराठी लोग भी हैं, मराठा जाति भी है, महाराष्ट्र राज्य भी है, और मराठी उनकी बोली भी है, और उनके वहाँ मराठी ब्राह्मण भी बोला जाता है, मराठी कायस्थ भी बोला जाता है। वैसे ही गुजरात में है। मतलब ये कहीं अगर बात करें, ये मुद्दा कोर्ट में भी है, कहीं ना कहीं संज्ञान में चल रहा है। कोर्ट में भाई साहब, कोर्ट में
कोर्ट में इस चीज़ पे नहीं है। कोर्ट में जो ग्वालियर वाले कोर्ट गए वो ये गए भी सरकारी मूर्ति, मतलब सरकार के पैसे से किसी जाति के नाम से मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। वो तो एक उन्होंने एक एंगल ढूंढा वो उसका। ओके। मतलब एक टेक्निकल पॉइंट, एक कानूनी दाव पेच लगा करके उसको फंसाने का रोका गया उसको। वो करा गया है। अच्छा। नहीं तो उस पे आ जाओ ना, आप तथ्यों पे आ जाओ। अच्छा, उस पे कोई केस ही नहीं है इस तरह का? ना उस पे है ही नहीं ना, वो तो ओके। खेल ही दूसरा है वो वहाँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये केस है ही नहीं कि भाई वो गुर्जर थे या राजपूत थे, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पे है केस वो। ओके। उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया वहां पे। ओके। लॉ एंड ऑर्डर पे है केस तो। अच्छा। अभी आए हुए थे मेरे साथ जो भाई मोहित नागर एडवोकेट, वही देख रहे हैं वहां पे ग्वालियर वाला केस, यही जाते थे वहां पे। तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर पर, और उसी का सहारा लेके कैथल वाला केस है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चल रहा है जो। खेल तो कुछ और है ना। मतलब उसके जो टेक्निकल पॉइंट थे उसको और तरीके से दिखाया। हाँ, वो दूसरी तरीके से है वो। लोग सोच रहे हैं वो उन चीजों पे चल रहा है वो। क्योंकि लोगों में वो तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें अनुराग जी, तो इसका क्या है सॉल्यूशन, क्या है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें दो जातियाँ, अन्य जातियाँ कोई भी हैं, आपस में इस तरह से टकराव करेंगी। क्योंकि देखिए मीर बोध जी तो हमारे पूर्वज थे, बड़े थे, एक राजा तो सबके लिए होता है। अगर इस चीज़ों पे छोटे छोटे विवाद होते रहेंगे हर तरफ से किसी भी अन्य जातियों के द्वारा, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आप देख रहे हैं कि कब ये सोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? भाई साहब, विवाद गुर्जर थोड़ी कर रहे हैं। गुर्जरों तो इस पर कभी, ये तो निर्विवादित चीज है। अब कोई खम आ गया भाई जैसे आपका सेटअप है, मैं जबरदस्ती, मतलब ये तो मेरा है, मैं जबरदस्ती करने लगूं, ये तो वो काम हो रहा है। इसे बोलते हैं इतिहास का अतिक्रमण। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ब्रिटिश काल जब था तो 18th सेंचुरी की अगर बात करें, तो जब उस टाइम पे जो गुर्जर शासक थे, कहाँ कहाँ पे राज्य था अपना गुर्जर समाज? भाई साहब, राज्य तो हमारे सारे छीन ही चुके थे उस टाइम, बताऊं मैं आपको। अच्छा। हाँ, सब कुछ, थोड़ी थोड़ी जगह मतलब इनका अधिकार था। जैसे कुंजा बहादुरपुर हो गया, और राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में। तो मुगल्स के टाइम पे ही चीज़ें चेंज हो गई थी? भाई साहब, ये गौरी के आने के बाद ही ये सत्ताओं से बेदखल हो गए। गौरी के अटैक के बाद, जब पृथ्वीराज आखिरी शासक था गुजरों का। अच्छा। उसके बाद ये मतलब, और जो इनकी बिल्कुल कमर तोड़ी, वो किसने तोड़ी? वो खिलजी ने तोड़ दी। खिलजी ने तो बिल्कुल ही, जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी में मिला दिए ये। मगर उसमें उस दौरान क्या हुआ, ये इनके संघर्ष जारी रहे। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी के जो सेनापति थे, जो एयरफोर्स थी नहीं, जो आपकी फोर्सेस होती हैं, देश की सेनाएं होती हैं, वो या तो एयरफोर्स होती है, आर्मी होती है, नेवी होती है, तीन चीज़ होती है ना जी। तो एयरफोर्स थी नहीं उस टाइम, क्योंकि हवाई जहाज तो बहुत बाद में बने हैं। तो जो नेवी के चीफ थे वो सिद्धोजी गुर्जर थे। शिवाजी की नेवी के चीफ सिद्धोजी गुर्जर। और जो इसके थे आर्मी के चीफ थे, वो प्रताप राव गुर्जर थे। और इंडियन नेवी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? सिद्धोजी गुर्जर को कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे ये। मतलब कलेक्टिवली वो चीज नहीं थी। फिर छापामार युद्ध में, उन चीजों में। तो मैं बीच में रोकना चाहूंगा, तो शिवाजी को भी गुर्जर बता दिया जाता है? नहीं, शिवाजी गुर्जर नहीं थे। ये तो खामोगी वो दिखाते हैं। बट उनकी आर्मी के जो चीफ थे वो, हाँ, गुर्जर। वो दोनों गुर्जर थे जी। दोनों चीफ गुर्जर थे, मतलब आर्मी के भी और नेवी के भी। बिल्कुल। ये सिंधु दुर्ग और ये थे विजय दुर्ग, ये तो सिद्धियों से छीने थे उन्होंने। सिद्धि थे ये अफ्रीकन मुस्लिम्स थे ये, उनसे कोई लड़ नहीं पाया, ये सिद्धोजी नहीं। और इनके बाद फिर आंग्रे हुए एक नेवी के, उन्होंने सिद्धोजी के बाद उन्होंने कमान संभाली जी। उन्होंने फिर उसको और आगे बढ़ाया उस चीज़ को। मगर फादर ऑफ इंडियन नेवी तो जो कहा जाता है, कई एडमिरल्स हैं उनकी, आप किताब पढ़ो, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिख रखा है। अब जो ये होते थे ना, मैं बताऊँ आपको, जो हमारी हिस्ट्री जो है ना भाई साहब, ये इतनी ऑथेंटिक है। जो अरेबियन रिकॉर्ड्स हैं, ये हैं एक्चुअली क्या थे, ये जो सुलेमान अल मसूदी या बाद में जो अंग्रेज जो थे, जैसे जनरल कनिंगम या कर्नल टॉड या अलेक्जेंडर बर्नी, ये जितने भी थे,
ये सारे क्या थे, जो पहले जो वहाँ से आए, जो सुलेमान और ये आए, उन्होंने एक एक चीज़ ऑथेंटिक लिखी है। क्यों? वो ट्रैवलर नहीं थे वो, अगर देखा जाए तो, अगर बारीकी से उसका अध्ययन किया जाए ना, वो सामान बेचने नहीं आए थे, वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो खुफिया जानकारी लेके वहाँ दे के आते थे वो, उसके हिसाब से ही उन्होंने फिर स्टडी करके अटैक किया। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने पूरी इनकी स्टडी करी, एक चीज हिस्ट्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बनाया डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया, टॉड ने लिखी। भाई जो किसी भी देश पे आज भी हमला करता है तो खुफिया विभाग, जैसे इंडिया में रॉ है, रॉ ही तो इनपुट्स लाती है वहाँ से, खुफिया जानकारी लेके आती है, तो ऑथेंटिक होगी। रॉ जो जानकारी दे रही है लाके यहाँ पे, वो ऑथेंटिक ही तो होगी या नहीं होगी? ऐसे ही सुलेमान अल मसूदी ये सारी ऑथेंटिक जानकारी ले जा करके वहां दे रहे थे ये। सुलेमान का एक चीज मुझे याद आ गई। सुलेमान ये लिखता है कि इनके राज्य में सोने और चांदी की खान है। मीर भोज जी के में टाइम में आया था, 850 ईस्वी के आसपास आया था वो। वही बोलता है 851 850 उस दौरान था वो। तो वो बोलता है सोने और चांदी खान, और इसकी चारों तरफ 9-9 लाख की सेनाएं हैं चारों दिशाओं में। और ये लिखता है, बोल रहा है ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। मीर भोज जी के लिए लिखता है वो, बोल रहा मगर इसके साम्राज्य में चोर और डाकू का भय नहीं है। और ये बोलता है कि भाई अगर आपका कोई सामान चोरी कर ले तो आप मेरे पास आना, मैं उसका 4 गुना दूंगा। मेरे राज्य में चोर डाकू नहीं है, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी व्यापार कर सकते हो आप। तो वो एक तरफ तो उन्हें अपना प्रबल शत्रु बता रहा है। मीर भोज जी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या देता है सुलेमान, कि ये प्रबल शत्रु हैं इस्लाम के। हाँ, अपने वहां अरबों को भेजता, बोल रहा है इस्लाम के परम शत्रु हैं। दूसरी तरफ वो लिख रहा है, बोल रहा है इसके राज्य में चोर और डाकू भी नहीं है, इसकी सेनाएं भी इतनी बड़ी हैं। तो आप इंटेलिजेंस के उससे लो ना, अगर आप उस एंगल से सोचोगे आप ये देखो कितना जबरदस्त लिखा है उसने, सब जानकारी दे रखी है, सब जानकारी, एक एक चीज बिल्कुल क्या सही है क्या। हाँ, सुई से लेकर और पहाड़ तक एक चीज की दे रखी है कि भाई इसकी इकोनॉमी कैसे चलती है, हाथी घोड़ों की सेना है इसके पास। और अब इस चीज पे तो आज तक किसी ने फोकस ही नहीं किया, किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया हुई। भाई कर्नल टॉड ने भी जो लिखी है इंडियन हिस्ट्री, वो भी तो आर्मी का वो था ना, एक कर्नल था वो भी, या अलेक्जेंडर बर्नी जो था कैप्टन था वो। तो यही लोग करते हैं। भैया आज की डेट में देखो आप, जितने भी भाई इंटेलिजेंस एजेंसी क्या मोसाद है जैसे, वो कहीं कहीं की पूरे देश की दुनिया की इंफॉर्मेशन लाके अपने लोगों को देते हैं वो। तो ऑथेंटिक ही तो चीज़ लाके देंगे, उसी पे फिर वो प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। तो ये है सारी चीज़। तो इनके जो साम्राज्य तो इनके तभी ध्वस्त हो गए थे। बाद में छोटे छोटे जैसे इधर ये बैसुमा था, या इधर से नांगड़ियों के थे कई, इधर लंढोरा के थे, या कुंजा बहादुरपुर के थे, या दादरी के थे। ये तो छोटे छोटे ही रह गए थे जी। टॉड ने अपनी किताब में एक ही जगह लिखा है, गुजरों का वर्णन लिखा है, जो वहां के लिए लिखा है, वो चंबल के गुजरों के लिए, जो चंबल नदी के आसपास हैं, वहाँ लिखता है वो बुरा इक्ष्वाकु के वंशज हैं। जैसे इक्ष्वाकु के वंशज होते हैं ना, भाई इक्ष्वाकु वंश हो गया। जैसे इक्ष्वाकु कौन थे? भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज। वो प्रसिद्ध हो गए तो उनके नाम से इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। भगवान रामचंद्र जी के एक पूर्वज रघु थे, तो भगवान राम को रघुवंशी भी कहा जाता है, सूर्यवंशी भी कहा जाता है उनको, रघुकुल। तो ऐसे ही इनको भी, गुर्जर प्रतिहारों को भी रघुकुल तिलक भी कहा गया है। तो टॉड क्या लिखता है वहाँ पे, बोला ये सब इनके विरुद्ध हैं और ये सबके विरुद्ध हैं, और बोला ये किसी से डरते नहीं है। बोला एक ऐसी जाति रहती है बिल्कुल जो निडर निर्भीक है वो, ये लिखता है टॉड। जिक्र आता है, आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे एक निशान है, कहते हैं कि गुर्जर चिन्ह है वो कुछ भी नहीं है। वो क्या, इन्होंने एक कल्लू कंगारू है लड़का, उसने बनाया है वो। और इससे कोई, ये इनसे पूछो ये कहाँ है ये, तो ये क्या है, इससे ही मिलता जुलता जहाँ से इन्होंने लिया ये, वो कुजल कड़फिसिस राजा हुआ है कुषाण वंश का, उसके सिक्के पर है ये निशान। ये वहाँ से लिया, उसमें मॉडिफाई करके इन्होंने अलग तरीके से उसे गुजर बना दिया, गुजर चिन्ह बना दिया, वो कुछ है नहीं वो। और ये बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिख रखा है इसके बारे में, मैंने आपको बुक भी दे दी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये लिख रखा है कि चाइनीज सिंबल है। अब बताओ आप, मतलब समाज को एक गर्त में धकेलने वाली
बता रखा है कि कनिंघम ने गुर्जर चिन्ह बता रखा है ये, जबकि कनिंघम ने वहां लिख रखा है ये चाइनीज सिंबल। अब बताओ इससे बड़ा धोखा क्या होगा समाज के साथ। ये आप भी लगाते थे पहले, जब मैंने आपको बताया, मैंने भाई साहब ये है चीज़ और मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा, और जो उसे बोल रहा लगाओ उसको आप सामने बुला लो, आमने सामने डिबेट करवा लो। मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, करवाओ आप डिबेट। जो भी उसके पक्षधर हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ लिखा है, यहाँ है, पगड़ी वाला लड़का बोल रहा है पशुपति अस्त्र है। पशुपति अस्त्र तो बाण था एक जो धनुष में चढ़ा करके अर्जुन ने चलाया था, ठीक है जी। तो ये इसमें कहाँ ये कैसे चलेगा, ये धनुष में ये तो निकलेगा ही नहीं, ना घुसेगा ये। वो अपने आप से एक तीर टाइप लग रहा है। हाँ, तीर टाइप का। ये तो ये कहाँ तीर दिख रहा है इसमें आप। कोई बोलता है नंदी का पैर है, कोई कुछ बोलता है, ये कुछ नहीं है, ये चाइनीज सिंबल है। ऐसे बहुत सिंबल है इससे मिलते जुलते, आप सर्च करोगे चाइना में मंगोलियन ट्राइब्स की। जो कुषाण राजा थे, हून राज्य था, उसको क्या कहेंगे फिर? भाई साहब उनके प्रमाण कहाँ है गुर्जर होने के? प्रमाण दो ना उनके गुर्जर होने के। तो मतलब वो है नहीं कहीं भी? नहीं, कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जो भी ये प्रमाण ये लोग बता रहे हैं, चाहे वो सुशील बता रहा है, चाहे बिट्टू बता रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। उन जो किताब बता रहे हैं वो वहाँ पे उन्हें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो कनिंघम ने भी लिखा है, कनिंघम देखिए इतिहास जो माना था वो समकालीन साहित्य, उसी समय का साहित्य या उसी समय के शिलालेख उन पे चलता है जो प्रमाणित इतिहास होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो 1800 कुछ में बनाया है ये। उसने लिखा मे बी और परहैप्स, शायद, संभावनाएं हैं, शायद हो सकते हैं। मे बी और परहैप्स का मतलब क्या? जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश का ज्ञान होगा, अंग्रेजी आती होगी, मे बी और परहैप्स शायद हो सकता है। और एक क्वेश्चन छोड़ दिया ना उन्होंने वहां पे। नहीं, वो तो सुनो, उसके बाद आगे क्या लिख रहा है वो आगे बता रहा है, बोल रहा है जाट भी हो सकते हैं। आगे जाट भी बता रहा है, फिर बता रहा बोल रहा है ये वो खत्री कास्ट में खोसला है, वो भी हो सकते हैं ये। वो किताब दे दी है मैंने आपको। मतलब सबको कहीं ना कहीं, हाँ, सबको कहीं ना कहीं शायद सब में लगा। हाँ, धीरे धीरे सबको प्रसाद सपाट दिया उसने भी, तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो। ये है, ऐसे कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। तो कौन थे मतलब जो कुषाण की बात करते हैं, हूण की बात करते हैं, तो क्या था? भाई साहब कुषाण अभी वर्तमान में आप टर्की में देखो, बहुत सारे लोग हैं। जाले कुषाण म्यूजियम सर्च करना आप, और कुषाण सरनेम के लाखों लोग मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। और इन्होंने एक चीज़ बोली, जो ये हैं जो इसके पक्षधर हैं, इसके हुलू जुलू के और इसके, उन्होंने बोला भाई उसने लिखा हुआ है, कल्याण ने राज तरंगणी में लिखा हुआ है इनको गुर्जर। तो जब मैंने दीपक को बोला तो दीपक ने ढूंढ के दिया, हाँ इन्हें तुर्क लिखा हुआ है। और जो खुर्शीद भाटी जी ने जो किताब लिखी है, पहले तो उन्होंने भी लिख रखा था कि हाँ भाई ये थे वो थे, तो बोले यार मगर मैंने इधर उधर से और लोगों से करके रखा। मगर जब उन्होंने लास्ट जो लिखी है उस किताब में उन्होंने पूरा क्लियर करा है। उन्होंने टर्की की अम्बेसी से भी कई रिकॉर्ड निकलवाए। और मैंने जैसे बताया आपको, जाले कुषाण म्यूजियम, डॉक्टर मुजफ्फर कुषाण बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ के टर्की के, यूट्यूब पे उनके बहुत वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ लाखों की संख्या में है। अब कोई बोले भाई गुर्जर तो जाति मिलती नहीं है, कोई बोले, एक दीपक का एक जानकार था वो मिला था। दीपक का इंटरेस्ट कैसा है, मैं अभी इसी कनेक्शन में, मतलब इसी कनेक्टेड है वो बात। वो कैसे, वो बता रहा था, बोला भैया एक जब मैं कॉलेज में था, हिस्ट्री थी मेरे पास, तो बोला एक बार कॉलेज में ये कोई लड़का PhD वगैरह कर रहा था, तो उससे वैसी बात हुई, मैंने वैसी बात करी, तो उसने वो बात हुई तो उसने बोला भाई कौन हो आप लोग? तो दीपक ने बोला भाई हम गुर्जर हैं। तो बोला उससे कौन खड़े हो गए, बोला क्या ये अब भी सर्वाइव करते हैं, ये लोग हैं अब भी क्या? अच्छा। उसने बोला है यहाँ दिल्ली NCR में, और पूरा ये भरा पड़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये बोला इनका तो पूरी भरमार है यहाँ पे। बोला ये कई स्टूडेंट लीडर बताए उस टाइम, उसने भी ये भी यूनिवर्सिटी में जो हैं ये, बोला ये टाइटल तो लगाते नहीं है कुछ भी, क्योंकि गुर्जर कहाँ लगाता है, यहाँ दिल्ली NCR में लगाते नहीं है, गोत्र ज़्यादा लगते हैं, चौधरी ज़्यादा लगाते हैं मैक्सिमम, जो यूनिवर्सिटी वगैरह में भी उस टाइम लड़ते थे लड़के जो इलेक्शन। तो बोल रहा बुरा, मैं तो ये सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल इंस्टिंक्टिव हो गया, मतलब खत्म ही हो गई है जाति गुर्जर, ये बोला उसने। बोला इनका तो इतना बड़ा साम्राज्य रहा ये है। उसने बताया, बोला भैया उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट बना कि यार ये बंगाली मुसलमान यहाँ आके ऐसी चीज बता रहा है, ये है। बोला मैं तो ये सोच रहा था ये चीज खत्म ही हो चुकी है, जाति खत्म हो गई है। तो उसके निशान है ना अभी भी दुनिया भर के, हमारे समाज के लोग भी भाई लीडर कई गुर्जर लगाते हैं, हरियाणा में तो कई लगाते हैं, दिल्ली में बेशक ना लगाते हो, दिल्ली में एक मुखिया जी भी गुर्जर लगाते हैं शुरू से ही। मगर जो लोग देखा जाता है विधायक और सांसद राजस्थान में
में भी कई विधायक हैं, सांसद हैं जो गुर्जर लगाते हैं। इसमें भी विधायक हैं जो ये हरियाणा में भी या आपके यूपी में भी नंद किशोर भी लगाता है। तो ये अब लगाने, उस टाइम लगाते नहीं थे, बताऊं मैं आपको। तो तब वो उसने ये बोल रहा है ये तो, और यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं लगाते थे। तो ऐसे ही वहां पे अब आप क्या बोलोगे भाई, ये लोग हैं, इनके निशान मौजूद हैं आज नहीं है, गुर्जर नाम से है ना ये, जिनका साम्राज्य था। तो ऐसी वहां टर्की में ये लोग मौजूद हैं आज भी। हाँ जी, कुषाण भी मौजूद है। धन्यवाद अनुराग जी, आपने बड़ी डिटेल से और काफ़ी जो गुर्जर समाज का इतिहास था उस पर भी बात की, और जो ऐसे मुद्दे थे जिनको कहीं ना कहीं समाज में गलत तरीके से रखा जाता था उस पर भी बड़े अच्छे से आपने जानकारी दी। तो आज का ये पॉडकास्ट का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें इधर उधर चल रही हैं, उनको क्या चल रही है और वास्तविकता क्या है। दीपक डेढ़ा जी के द्वारा जो पूरा इतिहास निकाला गया और पूरी जानकारी दी, उसको इन्होंने सामने रखा है। तो यही उद्देश्य हमारे सिर्फ इस पॉडकास्ट का भी है कि अपने इतिहास को अच्छे से समझें, देखें और जो तथ्य है उस पर बात करें। धन्यवाद।